Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you journal expenditure on fixed assets of accountancy of class +1 commerce. सो लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने आपको बताया था कि जो एक्सपेंस किया जाता है किसी एसेट्स को ख़रीदने पे वो एक्सपेंस उसी एसेट्स के ऊपर या उसी एसेट्स की वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया जाता है, उसको अलग से शो नहीं किया जाता। जैसे अगर हम कहें कि हमने वेजिस पे किया, वेजिस यानी कि मजदूरी, अगर हमने वेजिस पे किया है तो हम उसको बेसिकली वेजिस एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट के अंदर हम उसको डालते हैं अमाउंट को। लेकिन अगर हमने वेजिस जो है वो किसी मशीनरी को पे करने के लिए बाय करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए दिया है, तो इसका मतलब वो मशीनरी अकाउंट में ही ऐड कर देंगे, मशीनरी की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे, ना कि उसको अलग से किसी अकाउंट में वो शो करेंगे। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। और ऐसे ही हमारे पास एक 17 नंबर इलिस्ट्रेशन है, वो भी कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स 2015। 2015 को जो ट्रांजैक्शन हुई हैं अप्रैल से लेकर के अप्रैल के मंथ की, वो हमें दे रखी हैं, जिसको हमने जनरलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक ₹4 लाख। यहाँ पे बिज़नेस उसने स्टार्ट किया 5 लाख रुपए के साथ, जिस 5 लाख रुपए में से उसने 4 लाख रुपया कहाँ पे कर दिया, बैंक के अंदर पे कर दिया। तो इसका मतलब उसके पास जो कैश है वो है 1 लाख रुपए की, और बैंक के अंदर बैलेंस जो है वो 4 लाख रुपए का है। तो 1 लाख प्लस 4 लाख टोटल हो गया 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपये के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है। और बिज़नेस स्टार्ट करने की एंट्री आप जानते हैं कि जब बिज़नेस के अंदर पैसा आता है, बिज़नेस के अंदर पैसा आता है जब वो मालिक लगाए, तो है ना, तो उसको बोला जाता है कैपिटल। तो यहाँ पे 5 लाख आ रहा है, तो 5 लाख कौन लेके आ रहा है, ऑनर लेके आ रहा है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, कैपिटल के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से हमारे को एक अकाउंट तो मिल जाता है कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, नंबर 1 तो कैश, कैश का बैलेंस आपके पास बढ़ जाएगा। नंबर 2 बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश आपके पास आ रहा है तो जो चीज़ आ रही होती है उसको डेबिट करते हैं। बैंक आपके पास, बैंक जो है वो रिसीवर बन गया पैसे का 4 लाख रुपए का, तो उसको भी डेबिट कर दिया। टू यहाँ पे देने वाला पर्सन कौन है, बिज़नेस का मालिक, और बिज़नेस का मालिक जब देता है तो उसको लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 1 लाख रुपया कैश, 4 लाख रुपया बैंक और 5 लाख रुपया कैपिटल के अंदर आपने लेना है। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 लाख, 4 लाख और 5 लाख। नरेशन बन जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख एंड आउट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ ₹4 लाख डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अब अप्रैल 4 का, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,40,000 इन ऑल। तो हमने 1,40,000 की गुड्स बाय की हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट, बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। तो टोटल जो 1,40,000 की गुड्स हमने बाय की हैं, उसमें से सुधीर से हमने ख़रीदी हैं हाफ। आपको कैसे पता है करना होता है, 1,40,000 इंटू 1/2, तो 70,000 बन गया हाफ अमाउंट। यानी कि 70,000 आपने सुधीर से ख़रीदा है, और जो बाकी बच गया है 70,000, उसका क्या किया जाएगा, उसको हम मान लेंगे कैश। क्योंकि अगर हमने 1,40,000 की टोटल परचेज़ की है और सिर्फ इतना ही बता रखा है हमें कि हाफ़ जो है हमने सुधीर से की है, तो हाफ़ जो बच गई वो किसी बंदे से कैश में की है या उधार में की है,
ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए 70,000 रुपये की सुधीर से अगर बाय कर ली है, ये तो हमें पता चल गया कि 70,000 रुपया सुधीर के अकाउंट में डालना है। लेकिन जो बाकी का 70,000 है वो कैश में जाएगा या फिर वो उधार में जाएगा, वो कैसे डिसाइड करना है? देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आपको दे रखा है, मिस्टर सुधीर, जिसको हाफ आपने से परचेज़ किया है, जिससे अपने हाफ गुड्स को परचेज़ किया है। बाकी की जो हाफ गुड्स का है वो कुछ नहीं बता रखा कि किस बंदे से ख़रीदी है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 की जो बाकी बची हुई गुड्स हैं वो आपने कैश में ही ख़रीदी होंगी। अगर कैश में नहीं ख़रीदी होती तो यहाँ पे उस बंदे का नाम ज़रूर दे रखा होता, ठीक है। अब बारी आती है इसकी जर्नल एंट्री बनाने की। नंबर 1 पे तो आपने परचेज़ किया है, यहाँ पे परचेज़ अकाउंट आ गया, डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं। परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने की टोटल परचेज़ किया है? 1,40,000 की, ठीक है। आफ्टर दैट सुधीर से भी परचेज़ किया है, तो मतलब सुधीर गिवर है आपको गुड्स का, क्योंकि सुधीर को जो आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, जो आपने गुड्स खरीदी हैं सुधीर से, उसके पैसे आपने अभी तक सुधीर को नहीं दिए हैं। तो टू सुधीर, क्योंकि सुधीर गिवर है तो इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, टू सुधीर। हाँ जी, सुधीर को कितने की बेची हैं? हाफ, यानी कि 70,000। उसके बाद जो 70,000 बाकी बच गया वो मैंने क्या कहा था, आपने कैश में मानना है कि उसकी कैश में ख़रीदी है। तो कैश में ख़रीदोगे तो कैश जाएगा, तो जो चीज़ जाती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट 70,000। तो इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर 140 70 70। नेक्स्ट देख लेते हैं अप्रैल 7 को परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। अब यहाँ पे 2 लाख की बिल्डिंग तो खरीदी, ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन पेड 2% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होती है? दलाली, जिसको हम हिंदी में दलाली बोलते हैं। दलाली क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एसेट चाहिए, मान लो कि आपको बिल्डिंग चाहिए किसी एरिया के अंदर, लेकिन आप उसको सर्च करने की बजाय आप एक ब्रोकर को ढूंढते हो, दलाल को ढूंढते हो कि भाई मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए, कि इस जगह पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग चाहिए। तो अभी आप ए नाम के व्यक्ति हो, वो ब्रोकर है, ठीक है। तो ब्रोकर ने क्या किया, कहीं पे बिल्डिंग ढूंढ ली, वो सर्च करता गया और उसने वो बिल्डिंग ढूंढ ली और आपको वो बिल्डिंग बाय करने के लिए बता दिया। सो ऐसे में जो बी है, ब्रोकर है, वो आपके लिए फ्री में काम नहीं करता है। तो जितने की अमाउंट की आप बिल्डिंग खरीद रहे हो उसका कुछ परसेंटेज, जैसे इस क्वेश्चन में कितना है 2%, 2% वो आपसे क्या ले लेगा? कमीशन ले लेगा। 2% कमीशन, या फिर इसको ब्रोकरेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रोकर्स, जो आपको कोई भी चीज़ दिला देते हैं, बाय करके दिला देते हैं, ठीक है। सो 2% आपने ब्रोकर को दलाली यानी कि ब्रोकरेज पे कर दी। अब अगर 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है और उसके ऊपर 2% और खर्चा आया है, 2% यानी कि 4,000, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग आपको 2 लाख की नहीं, 2,04,000 की पड़ी है। अंडरस्टूड? तो बिल्डिंग 2 लाख की थी, 4,000 उसके ऊपर कमीशन पे करना पड़ा या ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, तो वो हो गई 2,04,000 की। नेक्स्ट क्या लिखा है? ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज के बाद ऑल्सो इनकर 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। अब आपको पता है कि कोई भी अगर बिल्डिंग खरीदते हो या फिर लैंड खरीदते हो, तो जिस जगह पे बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग की जगह की रजिस्ट्रेशन भी, यानी कि रजिस्ट्री भी करवानी होती है। तो उस रजिस्ट्री के कितने रुपए? 24,000 रुपये। तो अब 2 लाख की बिल्डिंग थी, 4,000 रुपया ब्रोकरेज का, 24,000 रुपया उसकी रजिस्ट्री करवाने का, तो टोटल हो गया 2,28,000 रुपया। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्या दे रखा है? पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक।
आप जो पेमेंट की है वो चेक के द्वारा की है, तो इसका मतलब आपने जो पेमेंट करनी है वो बैंक से करनी है, ना कि कैश से। ठीक है। ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। लेकिन जो इसके बाद ये 4,000 रुपया और ये 24,000 रुपया, ये दोनों कैश में पे किए, यानी 28,000 तो पे किया कैश में और 2 लाख पे किया बाय बैंक। तो इसकी एंट्री बना लेते हैं, क्या बननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट कौन कौन से फाइंड करने हैं। नंबर 1, बिल्डिंग को परचेज़ किया है तो बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास, तो बिल्डिंग अकाउंट तो आएगा ही आएगा, बिल्डिंग एक एसेट। दूसरा, यहाँ पे ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज तो हमने बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही ऐड करनी है, और रजिस्ट्रेशन है तो ये भी बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही ऐड करनी है। तो दोनों अकाउंट्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि एसेट को खरीदते टाइम जो एक्सपेंस आता है वो सारा उसी एसेट के अकाउंट में ही डाल दिया जाता है। तो एसेट हमारे पास बिल्डिंग है तो इसी अकाउंट में ही सारा को डाल देंगे, अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ पैसा बैंक ने पे किया तो बैंक भी आएगा, और कुछ पैसा कैश में पे किया तो कैश भी आएगा। ठीक है। तो बिल्डिंग आ रही है, जो चीज़ आती है रियल अकाउंट में वो डेबिट करते हैं, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। टू बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। क्यों क्रेडिट किया जाएगा? क्योंकि ये गिव कर रहा है 2 लाख रुपया किसी अदर बैंक को, हमारे बिहाफ पे किसी दूसरे के बैंक को दे रहा है पैसा, बिल्डिंग खरीदने पे वो देगा। कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। टू बैंक के अंदर आ जाएगा आपका 2 लाख, टू कैश के अंदर आ जाएगा 28,000, और टोटल आपकी बिल्डिंग कितने की हो जाएगी? 2,28,000 रुपये की। सो देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश 2,28,000, 2 लाख और 28,000, और नीचे नरेशन बना देनी है इसकी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अप्रैल 12 को, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर रुपीज़ 2 लाख, सेल किया है 2 लाख रुपए का। अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश, और अरुण ने हमें 1/4 अमाउंट कैश में पे कर दिया। अब 2 लाख का 1/4 कितना बनेगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। 2 लाख गुना 1/4, 1/4 हो गया, तो ये हो गया 50,000। तो यानी कि जो हमने सेल की है अरुण को टोटल 2 लाख रुपए की, उस 2 लाख रुपए की सेल में से 50,000 रुपया उसने हमें कैश दे दिया। यानी कि 2 लाख में से अगर 50,000 हमें मिल गया तो मतलब 1.5 लाख अभी भी उसने हमें देना है अरुण ने। सो ये चीज़ है कि 1.5 लाख की उधार में पर सेल की है और 50,000 की कैश में सेल की है। तो सेल टोटल हो गई 2 लाख रुपए की। सेकंड आपका आ गया अरुण, अरुण से हमें अभी भी लेने हैं 1.5 लाख। और तीसरा हो गया कैश, हमारे पास कैश आ रहा है कितने का? 50,000 रुपये का। तो सेल कर रहे हैं तो सेल इनकम है, क्रेडिट होगी। अरुण रिसीवर है, सॉरी गुड्स का रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा। कैश आ रही है हमारे पास तो ये भी डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, अरुण डेबिट टू सेल्स। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अरुण डेबिट टू सेल्स 50,000, 1,50,000 और 2 लाख रुपये। नेक्स्ट अप्रैल 14, अ चेक ऑफ रुपीज़ 1,48,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। अब अरुण से हमें चेक मिल गया, अरुण ऊपर देखेंगे ये भी अरुण है। तो अरुण से हमें चेक मिल गया कितने का? 1,48,000 का, इन फुल सेटलमेंट एंड द चेक इज़ मेड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 1,48 का चेक मिला है फुल सेटलमेंट में, मतलब कि 1.5 लाख उसने हमें देना था। अभी पिछली एंट्री में उसने 2 लाख की हमारे से परचेज़ की थी, तो 2 लाख रुपए किस में से उसने हमें 50,000 तो उसी टाइम पे दे दिए थे। अब बचे थे 1,50,000, उसमें से भी उसने कितने दिए हमें? 1,48,000 दिए, और कहता है कि फुल सेटलमेंट कर लो, बस इतनी ही है मेरे पास। तो इसका मतलब 2,000 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड है ये, क्योंकि हमें 1,50,000 मिलने थे, सिर्फ मिले 2,000 कम, तो इससे क्या मतलब डिस्काउंट अलाउड है ये। और साथ के साथ हमने जो चेक मिला था वो हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, तो मतलब हमें चेक इन हैंड नहीं है,
वो पैसा बैंक में आ चुका है, ये हम ये मान के एंट्री करेंगे। हाँ जी, नंबर 1 बैंक अकाउंट पैसे रिसीव कर रहा है। नंबर 2 डिस्काउंट अलाउड, एक एक्सपेंस हो गया आपका ना। नंबर 3 पे कौन दे रहा है वो सब कुछ पैसा, अरुण, ठीक है। अरुण का सेटल हो जाएगा 2 लाख रुपए के साथ अकाउंट, मतलब जितना उसने देना था, सॉरी 1,50,000 रुपये उसने देने थे तो उतने का सेटल कर दिया। लेकिन आए कितने, 1,48,000। डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया, 2,000। तो बैंक के पैसे आ रहे होंगे तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और अरुण पर्सनल अकाउंट यानी कि गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू अरुण 1,48,000, 2 लाख और 1,50,000। नेक्स्ट देख लीजिए, पेड स्टेशनरी एक्सपेंस ₹180। एक्सपेंसेस की एंट्री करनी बहुत ही ईजी है। एक्सपेंस जो भी हो जाए हमारा उसको डेबिट कर दिया जाता है और टू कैश करके पेमेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पे हमने जो भी पेड लिखा होगा, पेड का मतलब होगा कि हमने उसका पेमेंट चाहे कैश में चाहे थ्रू पे चेक पे कर दिया। तो पेड लिखा है तो कैश की एंट्री करेंगे कि भाई आपने स्टेशनरी पे की है, तो आपका स्टेशनरी का एक्सपेंस है तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आ जाएगी। एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं तो डेबिट कर दिया, टू बैंक यानी कि पेमेंट कर रहे हो, या फिर टू कैश, ठीक है। चेक नहीं लिख रखा तो कैश ही हमेशा हम लिखेंगे, कितने का, 180 रुपये का, ठीक है। देखिए एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 180 180। नेक्स्ट है अप्रैल 17 को पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक। अब बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस करवा लिया, फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपया, एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹4,000। अब ये शंकर कौन है जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं हम, शंकर है बिजनेस का मालिक, ऑनर। अब बिजनेस के मालिक अपने लिए, अपने खुद के लिए बीमा करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उसका बिजनेस को तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग मानने हैं हमने, ये हमने हमेशा अकाउंटेंसी के अंदर आपको बताया है। तो शंकर ने जो इंश्योरेंस करवाया है वो अपना पर्सनल इंश्योरेंस करवाया है, उसका बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो इंश्योरेंस है ये बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, तो इसका तो फ़ायदा होगा ही। अगर बाई चांस कभी आग लग जाए बिल्डिंग के अंदर तो उसका फ़ायदा तो हमें होगा ही, बिजनेस को होगा ही। लेकिन ये शंकर वाला जो है ये पर्सनल है, और पर्सनल खर्चा जब भी कोई ऑनर मालिक पर्सनल खर्चा करता है तो वो किस अकाउंट में लिया जाता है, ड्राइंग्स, यानी कि बिजनेसमैन ने पैसा निकलवाया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कितना निकलवाया, 4,000, और बिल्डिंग का इंश्योरेंस कितने का, 1,000। तो अभी अकाउंट्स फाइंड करेंगे कौन कौन से। नंबर 1, आपने इंश्योरेंस करवाया है बिल्डिंग का, यानी कि इंश्योरेंस का खर्चा है बिल्डिंग का, तो इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग या फिर सिर्फ इंश्योरेंस अकाउंट हो जाएगा आपका, इंश्योरेंस खर्चा, ठीक है। नंबर 2 पे आपने शंकर का इंश्योरेंस भी करवाया, तो शंकर का इंश्योरेंस तो हमारा खर्चा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन ऑनर का खर्चा है, हमारे लिए तो वो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स आ गया। तीसरा, इंश्योरेंस और दूसरा इंश्योरेंस, दोनों तरीके के इंश्योरेंस को पेमेंट करने के लिए आपको कैश देना पड़ेगा, यानी कि कैश। तो दोनों एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे, ये ड्राइंग्स भी आप एक्सपेंस मान के डेबिट कर सकते हो, वैसे भी ये डेबिट ही होता है कभी भी जब भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं और उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस 1,000 का, ड्राइंग्स 4,000 की, टोटल हो गया 5,000। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000, टू बैंक 5,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस होता है ज़िंदगी का,
और बिजनेस में ज़िंदगी नहीं होती है, बिजनेस मैन में ज़िंदगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 20th, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹200। आपने ऑफिस को साफ़ करवाना था तो उसके लिए 200 रुपया। तो ये बेसिकली ऐसे जो क्लीनिंग वाले एक्सपेंस होते हैं, साफ़ सफाई वाले, ये आप अलग से नहीं लिखते, इसको ऑफिस एक्सपेंस बोल देते हो। छोटे मोटे ऐसे ही खर्चे जो होते हैं इनको ऑफिस एक्सपेंस बोल देते हो। तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया आपका। ठीक है, किसी भी एक्सपेंस को उसके नाम से ही हमने हमेशा लिखना होता है। तो ऑफिस का एक्सपेंस हो गया। तो दूसरा हो गया, पेड किया है तो मतलब कैश जाएगा। पेड ऑफिस क्लीनिंग ₹200, तो मतलब पे किया है तो कैश जाएगा ही जाएगा। 2 अकाउंट हो गए, ऑफिस एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। तो इसकी एंट्री देख लीजिए, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपये 200 रुपये। उसके बाद रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹2500 बीइंग सेंट फॉर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। सो यहाँ पे जो बिल्डिंग हमने वो खरीदी थी कितने की, 2 लाख रुपए की, है ना, जो कि हमें 2,28,000 रुपये में पड़ी थी। उसका कुछ पोर्शन हमने रेंट पे दे दिया। ठीक है, कुछ पोर्शन हमने रेंट पे दे दिया और उसका रेंट रिसीव हुआ कितना, हमें 2500 रुपया। 28 अप्रैल को उसका 2500 रुपया रेंट रिसीव हो गया। तो रेंट बिल्डिंग का हमारे लिए एक इनकम है। ठीक है, तो रेंट हो गया, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, एक ये अकाउंट हो गया। दूसरा, आपको वो रेंट कैश में मिल रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट हो गया। सो 2 अकाउंट फाइंड कर लिया आपने, क्योंकि आपको रेंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग आपने रेंट पे दे रखी थी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, नंबर 1 पे आपको इनकम हो रही है, किस नाम से, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपया। टू किसके रिगार्डिंग वो कैश आ रही है, इनकम, कौन सी इनकम, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, 2500 रुपये। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। नरेशन बन जाएगी, बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, सिंपली। नेक्स्ट कर लेते हैं, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स 2000। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक न्यूज़पेपर है, और उस न्यूज़पेपर में हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है। आपने कभी न्यूज़पेपर देखा होगा तो वहाँ पे आप देखोगे कई तरीके के प्रोडक्ट की नीचे एडवर्टाइजमेंट दे रखी होती है कि ये साबुन है, ये परफ्यूम है, या कुछ भी, है ना। उसी तरीके से हमने भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने सेल बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में क्या किया है, उसको एडवर्टाइज़ किया है। तो उसको एडवर्टाइज़ करने का खर्चा कितना आया, 2000 रुपया। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डेबिट कर देंगे। पेमेंट होगी टू कैश, अमाउंट आ गई 2000 एंड 2000। तो नरेशन बना देंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड फॉर कैश। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सपेंसेस पे करने हैं तो उसकी एंट्री इस तरीके से करनी है। और जो भी कोई मशीनरी वगैरह या बिल्डिंग वगैरह एसेट खरीदते हैं तो जो उसके ऊपर खर्चा आया लाने का या फिर उसको लगाने का या कोई भी खर्चा आया तो उसके खर्चे के अंदर यही ऐड कर दिया जाता है, यानी कि बिल्डिंग या मशीनरी अकाउंट के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है।